Hello student, today we will solve CTET paper 9th December 2018 CDP paper. Today we will solve CTET CDP paper 9th December 2018. Let's start with me solve this paper. सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है तो नेगेटिव टैग वर्ड्स है रॉन्ग। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर क्लासीफाइड करना, बच्चों की उनकी एबिलिटी के आधार पर क्लासीफाइड करना है, नहीं नेगेटिव टैग वर्ड है। हमें बच्चों की एबिलिटी उनके मार्क्स के आधार पर उन्हें सेग्रीगेट नहीं करना है, क्लासीफाई नहीं करना है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। नो सीटेट आंसर की के अनुसार, ऑफिशियल आंसर की के अनुसार उनके सांस्कृतिक भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, जो उनके सांस्कृतिक भाषाई ज्ञान को क्या करता है बेटा, महत्व देता है, जो उनके सांस्कृतिक भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। इट इज़ ए राइट आंसर। जो उनके सांस्कृतिक भाषाई ज्ञान को महत्व देता है उनका उपयोग करता है। कक्षा में सृजनात्मक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है। क्लास में जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस हैं और टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है। उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर हमें किसी बच्चे के प्रति स्नेह नहीं दिखाना है, इससे अन्य बच्चों में फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, दूसरे बच्चे फ्रस्ट्रेट महसूस करेंगे तो रॉन्ग। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर नहीं, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर हमें किसी भी बच्चे को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाना, नेगेटिव टैग वर्ड है। हमें सबके साथ एक जैसा ट्रीट करना है, एक जैसा व्यवहार करना है। तो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, जो क्रिएटिव चिल्ड्रन है, टैलेंटेड चिल्ड्रन है, तो उनके द्वारा टीचर को क्या करना चाहिए, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर टीचर उन्हें अनुकूलित माहौल दे और उन्हें मोटिवेट करे। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य छोटे प्रबंधी खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। तो उसने कहा है कि कौन सा मेथड नहीं है, तरीका नहीं है कि जो हाइपर सेंसिटिव बच्चे हैं, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रंस लर्न में से कि विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज़ नॉट इज सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन नन। तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना ये सही नहीं है कि रिप्राइमेंडिंग दैम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, ये ठीक नहीं है कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें डांट लगा देना, फटकार लगाना, ये सही नहीं बेटा। अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस हु आर, तो जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस हैं उनकी पहचान करते हैं, हु आर क्रिएटिव। बाकी सब रॉन्ग। विकलांग, डिसलेक्सिया, प्रस्थाई नहीं, हु आर क्रिएटिव। क्योंकि आपने देखा है कि आपने कन्वर्जेंट थिंकिंग भी पढ़ी है और डाइवर्जेंट थिंकिंग पढ़ी है। तो कन्वर्जेंट में बंधी बंधाई क्वेश्चन के वो रटे रटाए जवाब देता है, आंसर देता है, रिप्लाई करता है। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला बच्चा क्रिएटिव होता है, वो एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल सकता है, डिफरेंट मेथड से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो उसे क्रिएटिव चिल्ड्रन कहते हैं। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्रिएटिव हैं, सृजनात्मक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। में से कि सोच, विचार और परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिषण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, खुद हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। तो इनमें से कि शिक्षक द्वारा क्लास में बच्चों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है वह अभिषण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर, ये सही नहीं है कि उनसे केवल कन्वर्जेंट आंसर पूछो, उनसे बंधी बंधाई जवाब पूछो, नहीं, ये ठीक नहीं है कि बच्चे केवल सब मतलब रटे रटाए आंसर देते, तो ये राइट नहीं है बेटा। अभिषण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर। निम्न में से कौन सा एक संवेग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, में से कौन सा एक संवेग है, अटेंशन, स्टिमुलस, मेमोरी, फियर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति, डर। में से कौन सा एक संवेग है, डर एक संवेग है, फियर एक संवेग है,
एक 3 साल का बच्चा बताता है दूध बूंद पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। इनमें से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। बच्चे का प्रभाव बच्चे को प्रेरक बातें प्रदान नहीं करता है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। वो कहता है मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क कहाँ से आता है? मशीन द्वारा। बच्चे ने जब दूध खरीदने जाता है तो उसने मशीन पर जो वेट करते हैं वेट, तो वो देखा कि बे करके देते हैं मशीन पर दूध को, तो उसे लगता है कि मशीन के द्वारा ही दूध का प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो बच्चे का जवाब क्या है? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। उसने क्या किया, वहाँ से दूध बूथ से दूध खरीदा, तो उसने वेट किया दूध को, मिल्क को, तो उसे लगता है कि मशीन के द्वारा दूध का प्रोडक्शन होता है। तो बच्चे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो उसने देखा है वो बताया है। तो बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। The children answer based on his or her experience of buying milk from the milk booth. निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए टीचर रोल? पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। तो सबसे इसमें पूछा है कि आपको सबसे बेस्ट मेथड पूछा है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए टीचर रोल। तो टीचर का सब भूमिका का टीचर रोल का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? कि आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बाकी सब भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन इसने कहा है बेस्ट तरीका कौन सा है, बेस्ट रोल क्या है टीचर का? तो आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। क्रिएटिंग ए रिलैक्स स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग्स एंड इंक्वायरी। बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दो, एक अवसर दो बच्चों को रिलैक्स आराम के लिए जगह बनाना, एक रिलैक्स्ड स्पेस देना, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना, जहाँ बच्चे क्या कर सकते हैं, डायलॉग्स के माध्यम से, इंक्वायरी के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे एक दूसरे से सीख लेते हैं, तो बच्चे को कम्युनिकेशन करने का मौका देना, अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना, क्योंकि बच्चे अपने पीयर साथियों से जल्दी सीख लेते हैं। इनमें से कौन सी एक अच्छा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एनकरेज रिच लर्निंग? में से समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें। एक classroom with open activity corners and a variety of children literature in open slabs accessible any time of the day। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के चाइल्ड लिटरेचर खुली ताक में रखे हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में टेक्स्ट बुक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जैसे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन द क्लासरूम? में से कि वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। माता पिता को वे संसाधन रहित संदर्भ सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। तो टेक्स्ट बुक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन संदर्भ सामग्री में से एक हैं। जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, दे आर द वन ऑफ द रिसोर्सेज एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास। बेटा दिस ऑप्शन इज राइट। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? कंस्ट्रक्टिव इज रॉन्ग इट इज ए राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि कक्षा में बच्चों को मोटिवेट समझा सकता है यदि वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। नो। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, ड्रेस पहनकर, यूनिफॉर्म पहनकर नहीं। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं इसलिए
नहीं, कक्षा में बच्चों को मोटिवेट समझा जा सकता है जब मोटिवेट प्रेरित समझा जाता है जब वे टीचर से क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। वे बच्चे मोटिवेट समझे जाते हैं कि बच्चे प्रेरित हैं, सीखने के लिए उत्सुक हैं जब वे टीचर से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? Which one of the following is the most suitable to improve children's learning? कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। तो उनमें से कौन सा है जो बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? शिक्षक को रियल लाइफ सिचुएशन पर, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। जैसे कि बच्चों में अधिगम सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है कि टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन पर, वास्तविक जीवन स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। टीचर्स शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किस तरह की मदद करता है? जैसे कि द डिसिप्लिन विच हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग इन्वायरमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प। शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में। नो नेगेटिव टैग, चुप्पी साधे रहने के लिए नहीं, शिक्षकों को निर्देश देने में नहीं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को रेगुलेट करने और मॉनिटर करने के लिए। डिसिप्लिन, जब बच्चा डिसिप्लिन होगा तो बच्ची अपनी शिक्षा को, एजुकेशन को रेगुलेट कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। जैसे कि चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, वो अपनी शिक्षा की, एजुकेशन की जिम्मेदारी, अपने टाइम टेबल को खुद टाइम टेबल बनाएगा, खुद उसको फॉलो करेगा। तो वो बच्चों को अपनी शिक्षा को नियमित करना और मॉनिटर करने के लिए अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में लिखने से कौन सा कथन सत्य है? जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। रॉन्ग। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये नहीं है कि पर्यावरण ही केवल बच्चे की भाषा विकास में। अब आपका एनवायरनमेंट नहीं, आपकी हेरिडिटी भी, आनुवंशिकता भी बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन इसमें लिखा है ओनली पर्यावरण का ही रोल होता है, ये तो ठीक नहीं है। सीखने और प्रदर्शन की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित हो जाती है, ये भी ठीक नहीं है बेटा। कि सीखने और प्रदर्शन की बच्चा एक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, सीख रहा है अच्छी तरह से, उसकी मेमोरी बहुत शार्प है, तो केवल जीन्स ही हेरिडिटी डिसाइड करती है, ये तो ठीक नहीं है। आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है, आपकी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का रोल होता है। इसमें लिखा है कि केवल जीनों द्वारा ही, जीन्स की द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, ये सही नहीं है। आपके पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों का रोल होता है। तो विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आनुवंशिकता पर्यावरण की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से और कुछ अन्य पहलू पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आपके विकास में एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण रोल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? पियाजे का सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं सकता। पियाजे कहता है कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। हाँ। विकास गुणात्मक चरणों में होता है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। यस। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और प्रयोग करते हैं। यस। लेकिन क्या नहीं कहा जा सकता? इसने कहा है नॉट। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये सही नहीं है बेटा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये थॉर्नडाइक ने कहा था, सीखने का नियम है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संख्यात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संख्यात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, तो ये तो नहीं है। अहमता, अनुक्रमणता, ध्यान केंद्रित करने की प्रथा। तो पूर्व संख्यात्मक विचार की एक सीमा कौन सी नहीं है? प्रतिकारत्मक विचार का विकास। डेवलपमेंट ऑफ द सिम्बॉलिक थॉट, इसमें लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ द सिम्बॉलिक थॉट पूर्व संख्यात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। बाकी एक सीमा नहीं है, बाकी तो सभी हैं। मतलब अहमता, अनुक्रमणता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति पूर्व संख्यात्मक विचार के गुण है।
में से कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाकी सब गुण हैं कि बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है पूर्ण में से प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या होता है, ईगो सेंट्रिक होता है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होती है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, टेंडेंसी टू कंसंट्रेट करने लगता है। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द सिम्बॉलिक थॉट ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, ठीक है, ये गुण नहीं है बेटा। प्रतिकारों में विचार का एक विकास, ये नॉट पूछा है ना, तो ये नहीं है प्रतिकारों में विचार का विकास। के अलावा डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्होंने क्लोज टेस्ट पूछा है आपसे, रिक्त स्थान की पूर्ति करो कि किसे छोड़कर अलावा एक्सेप्ट निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मतलब किस ऑप्शंस को छोड़कर, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। जो खेल है वो खेल बच्चों को इसलिए टीचर खिलाते हैं क्लास में, मतलब स्कूल में एक पीरियड होता है आपका खेल का, फिजिकल एक्टिविटी का, तो टीचर इसलिए खेल खिलाते हैं ताकि ये समय बिताने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं, ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसे छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। कि वे नए कौशल, खेल के द्वारा बच्चे नए कौशल हासिल करते हैं, सीखते हैं, उन्हें कब उपयोग किया जाना है। हाँ बेटा, खेल के द्वारा बच्चे नई स्किल सीखते हैं, न्यू स्किल सीखते हैं, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। हाँ बच्चे, खेल के द्वारा बच्चे अपने शरीर पर निपुणता भी प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। हाँ, खेल बच्चे की इंद्रियों को, सेंसेस को एक्साइटेड करता है, स्टिमुलेट करता है। लेकिन किसे छोड़कर पूछा है, किसे अलावा, किसे एक्सेप्ट करके, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, इसे छोड़कर बेटा। ये कोई खेल हम बच्चों को इसलिए नहीं खिलाते हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं खिलाते, इसलिए ये राइट है बेटा, आपका ये ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? सही जवाब क्या है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो बच्चों को गंभीर, बच्चे क्रिटिकली रूप से सोचेंगे, अपने बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया तो बच्चे का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम लगेगा कि विभिन्न तरीकों से हम किसे हल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उसके वो डिफरेंट सॉल्यूशन खोज रहे हैं, तो इससे बच्चे को क्या होगा, बच्चा अपना ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग करेगा, सोचेगा, विचार करेगा। तो विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपकी प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। लर्निंग बाय डूइंग, प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि बच्चा खुद खोजे, खुद करे। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा किस पर बल देती है आपकी? करके सीखना, परियोजना विधि से सीखना, प्रोजेक्ट मेथड से सीखना, सहयोग से सीखना। और बाकी रॉन्ग कि व्यक्तिगत अध्ययन, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह, रैंकिंग, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। तो रैंकिंग नो, लेबलिंग नेगेटिव टैगवर्ड, लेबलिंग रैंकिंग, रैंकिंग नेगेटिव टैगवर्ड। प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि बच्चे करके सीखें, परियोजना विधि प्रोजेक्ट से सीखें, एंड सहयोग से सीखें। लर्निंग बाई डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं में ही जीवन है? में से स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि एजुकेशन इन स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। बाकी सब रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में से कौन सा स्टेटमेंट कहता है कि शिक्षा स्वयं में ही जीवन है? एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। कॉल्वर के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से आप किसे माना जा सकता है? कॉल्वर के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है? कॉल्वर का सिद्धांत कहता है कि उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया गया है। कॉल्वर थ्योरी कहती है कि हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। बाकी रॉन्ग्स बेटा, यह नैतिकता और कार्रवाई के बीच एक संबंध स्थापित करता है। रॉन्ग, ये विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। रॉन्ग, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं। रॉन्ग्स। तो कॉल्वर की थ्योरी कहती है उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया गया है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या संबोधित करता है? द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर टू ए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है
उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है। यह एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सभी स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। JPD मॉडल, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहता है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सभी स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क ऑन देयर ऑन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। अगर बच्चे को JPD मॉडल कहता है, लेव वाइगोस्की का JPD मॉडल कहता है कि अगर आप बच्चे को सपोर्ट कर देंगे तो कोई कार्य वह स्वयं कर सकता है। आप क्या कर दिया, आपने बच्चे की हेल्प कर दी। कोई प्रॉब्लम्स है, अगर बच्चा थोड़ा सी आपने हेल्प कर दी तो वो सीख जाता है। तो JPD मॉडल, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वाइगोस्की की थ्योरी कहती है एक संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग के सभी स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट भी इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क ऑन देयर ऑन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। बच्चे को छोड़कर फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट दिया आपको कि को छोड़कर सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। कौन सा ऑप्शन है जिसे छोड़कर, एक्सेप्ट कर बाकी सभी के द्वारा वो लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, ट्यूशन को छोड़कर। CTET ऑफिशियल आंसर कहती है कि ट्यूशन को छोड़कर वो अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। संस्कृति के द्वारा भी बच्चे लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, मीडिया के द्वारा भी, समाज के द्वारा भी लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, सोशलाइजेशन के द्वारा, मीडिया के द्वारा, संस्कृति। लेकिन इस ऑप्शन को छोड़कर, ट्यूशन को छोड़कर एक्सेप्ट। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक है वन ऑफ द क्रिटिक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन डेट। वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का में से स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की आलोचनाओं में से यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। बाकी सब रॉन्ग बेटा। They represent largely the mainstream culture and are therefore biased. एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, जैसे कि एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो एक से अधिक मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें लिखा है बेटा मल्टीपल इंटेलिजेंस, एक से अधिक बुद्धिमानी का हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि 8 प्रकार की बताई थी, तो एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स। बुद्धि पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ये सब नहीं है। एक से अधिक बुद्धिमानी की थ्योरी बोलती है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। जैसे कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में मदद करते हैं। बाकी सब रॉन्ग, ये रॉन्ग बेटा। आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने, उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में रॉन्ग। बच्चे के सीखने की जरूरतों को जानने में, तदनुसार शिक्षण नीति का चयन करने में रॉन्ग। इसमें बेटा ये कहा है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग पूछिए तो बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। CTET ऑफिशियल आंसर की के अनुसार बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन? में से कौन सा है जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है? नहीं पूछा है बेटा। ये बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, ये नहीं है बेटा। जैसे कि आप जैसे CC कर रहे हैं, आप बच्चों को इवेल्यूएट कर रहे हैं, तो ये विभिन्न इवेल्यूशन के द्वारा ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। जैसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, हाँ। CCS को राइट टू एजुकेशन एक्ट द्वारा अनिवार्य किया गया, विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की अचीवमेंट पर केंद्रित है, यस। ये शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, हाँ। जब बच्चे को इवेल्यूशन करना, बच्चे को इवेल्यूएट करना, बच्चे का मूल्यांकन करना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, हाँ। लेकिन इसने कहा है बेटा नहीं है। क्या नहीं है? तो जैसे कि इवैल्यूएशन का उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चे को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इट इज ए नेगेटिव टैग वर्ड, तो ये ऑप्शन सब
दिस इज ए राइट ऑप्शंस। नहीं पूछा बेटा। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशालिता गिफ्टेंस इन चिल्ड्रंस कैन बी एट्रीब्यूट टू। जब बच्चा टैलेंटेड होता है तो उसका क्या कारण है कि सफल माता पिता, उसके मम्मी पापा सफल हैं, या एक अनुशासित दिनचर्या है, उसका डिसिप्लिन रूटीन है, या एक संसाधन समृद्ध वातावरण मिल गया, उसे रिसोर्स रिच इन्वायरमेंट मिल गया। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकती है। वो ये तो नहीं कह सकते केवल माता पिता के कारण ही होती है, मतलब आनुवंशिक के कारण होती है, या केवल वातावरण के कारण। नहीं, बच्चे की जो टैलेंट है, बच्चा आपका होशियार है, टैलेंटेड है, वो किसके कारण, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण। किसी भी बच्चे की विकास में दोनों का रोल होता है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का रोल होता है। तो बच्चे में की प्रतिभाशालिता का कारण क्या हो सकता है, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।